नमस्कार, वंदे भारत मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लोग अपने हिस्ट्री का पार्ट अगला बढ़ा रहे हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसी जितनी भी प्रथाएँ थीं और जितनी भी समाज थे, सभा थी, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस एक बार ही बोलूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ अपडेट बने रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर और ये है पहली स्लाइड आज की। देखिए इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जितने भी रहे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल में होता है। वहीं पे इनकी जो मृत्यु है वो 1833 ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में होते हैं। इंग्लैंड गए हुए थे, बस वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से इनका समाधि भी ब्रिस्टल में ही बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, थोड़ा चीज़ें क्या है कनेक्ट करके याद करिएगा, बड़ा आसान रहता है। तो जब कनेक्ट करिए, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहोगे सर 1833 में चार्टर एक्ट आया था तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले इसमें आता है कि राजा राम मोहन राय के जो उपनाम है, किस किस नामों से इनको जाना जाता है। तो ये आधुनिक भारत का निर्माता इन्हीं को कहा जाता है। भारतीय पत्रिका के जनक इन्हीं को कहा जाता है, या पत्रकारिता बोल सकते हैं, भारत पत्रकारिता का जनक। युग के दूत इनको बोला जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीयवाद के जनक भी इन्हीं को बोला जाता है। अच्छा, ये सारे हैंड रिटेन नोट्स हैं। जिन लोगों के पास नोट्स अभी नहीं है इन टॉपिक के, वो नोट्स भी ऐसे ही बनाते रहा करें जैसे मैंने बनाया हुआ है। अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए इन्होंने सभाएं की थी, जो अंधविश्वास हैं, जितने भी आडंबर वगैरह है, ये खत्म हो सके। अब क्या रहा उसके बारे में देखते हैं। अब ऐसा इनको पड़ा, क्या जरूरत पड़ी कि इनको ये सब खत्म करना पड़ा, तो इनके कारण क्या थे। सबसे पहले क्या होता है कि मुगल सत्ता का पतन हो जाता है, जिसकी वजह से अंग्रेजी जो सरकार है वो राज्य में अपना स्थापना कर लेती है। अब जो अंग्रेजी राज्य है उनका ईसाइयों में ज़्यादा, ईसाई धर्म की तरफ ज़्यादा रुझान था, तो ये ईसाइयत को ज़्यादा समर्थन करते थे। तो इस वजह से ये कारण हो गया कि इनको अपनी सभा वगैरह करनी पड़ी। कुछ सामाजिक कारण भी थे। सामाजिक कारण क्या थे कि शिशु का वध, आज भी है ऐसा कि अगर कन्या हो जाती है तो लोग वध कर देते हैं। आप उनके ऊपर ये आप विचार, कई लोग ये विचार करते हैं कि मेरी कन्या सेफ नहीं होगी, अगर लड़की है तो सेफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि राक्षस प्रकृति के बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल लॉजिक है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि कन्या है तो इसकी दहेज वहेज के लिए हमें रुपए कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अगर देखिए, आप दहेज में इकट्ठा कर लोगे 15 लाख, लेकिन वहीं पे आप 5 लाख रुपए लगा के लड़की को पढ़ाओगे नहीं, कि अगर 5 लाख लगा के लड़की का पढ़ा दो पूरी स्वतंत्रता दे के, तो वो लड़की फिर हम देखते हैं कौन सा लड़का उससे दहेज मांगेगा। कि पता चला तुम्हारी लड़की कहीं ऑफिसर है, फिर देखते हैं कौन सा लड़का दहेज मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा। नरबली की प्रथा जो थी इसको खत्म करने का कारण था। दास प्रथा भी था, इसका था। एलन बरो ने दास प्रथा को ऐसे खत्म किया था। विधवाओं की स्थिति, विधवाओं की स्थिति तो आज भी हमारे समाज में है। जो विधवा होती हैं उनको किस नज़र से देखा जाता है। हम लोग कई जो सांस्कृतिक काम होते हैं उसमें बोलते हैं इनका हाथ ना लगवाओ, ये विडो है, आज भी है। बहुपत्नी की प्रथा बंगाल में थी। बंगाल में क्या होता था, राजा महाराजा जो हैं वो बहुत सारी शादियां कर लेते थे, बस इस कारण से कि जितनी शादी करेंगे उतनी वहाँ की ज़मीन हड़पेंगे और हम और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ताकतवर की वजह से बहुत सारी शादी करते रहते थे, और उसके बाद पता चला राजा एक्सपायर हो गया। उस एक आदमी की गलती जितनी भी रानियाँ होती थी, 10 20 50 जितनी भी होती थी, उन सबों को भुगतनी पड़ती थी। तो उनकी गलती तो नहीं थी, गलती होती थी राजा की, भुगतना पड़ता था रानी को। उसके बाद पर्दा प्रथा। अच्छा, आज के समय में जो पर्दा नहीं करता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इसके पास संस्कार नहीं। आप थोड़ा पुरातन में थोड़ा जाइए, आप रामायण वगैरह में देखिए तो क्या उस समय पर्दा होता था? नहीं होता था। महाभारत के समय पे आइए, क्या पर्दा होता था? नहीं होता था। खुद रानियां जो हैं वो साथ में युद्ध में जाती थी, युद्ध करती थी, घुड़सवारी करती थी, सब कुछ साथ में करती थी। तो क्या पर्दा करती थी? नहीं थी। बीच में पर्दा प्रथा आया तो उसके वजह से इन्होंने बोला। बाल विवाह, भाई बच्चों का होता था 14 साल में आपके बच्चे की शादी कर दी गई, वो तो ठीक समझ में आया। फिर उसके बाद क्या होता था, भाई शादी क्यों की जाती है? ताकि जो लड़का है वो लड़की का एक जिम्मेदारी उठा सके। अब 14 साल के लड़के को कुछ पता ही नहीं होता था क्या हम जिम्मेदारी उठाएंगे, तो इस वजह से बाल विवाह को इन्होंने खत्म करने की बात की। स्त्री की जो दशा, उस समय स्त्रियों की दशा जो थी, स्त्रियों को सिर्फ इस वजह से रखा जाता था कि बस आप तुम घर पे रहो, चूल्हा चौका करो और बच्चे
बच्चे वगैरह पैदा करो, प्रसूति वगैरह करो, बस इसके लिए स्त्री को रखा जाता है। आज भी हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो ऐसे ही अभी सोच भी रखे हैं। हम लोग को इस सोच से थोड़ा उभरना तो पड़ेगा। कुछ इसके धार्मिक कारण भी रहे। धार्मिक कारण कौन सा रहे? पहले तो आडंबर रहा, बहुत सारे आडंबर। आडंबर आज भी हम लोग करते हैं। जैसे कि एक हम बाबा हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप खुद समझ जाओगे। उनके पास जाओ तो वो पूछते थे कि जैसे कोई गया तो उसने पूछा, बाबा कुछ कृपा नहीं हो रही है और मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तब आप बताते थे, भाई अब मूली कब से नहीं खाई है? बता दे बाबा, 2 महीने से। तो मुझे कुछ बदबू टाइप का एहसास हो रहा है, तुम ऐसा करो, मूली खाओ, दोस्तों को भी खिलाओ, और मूली खाने के बाद फाट मारो, तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कृपा वहीं पे रुकी हुई है। तो ऐसे ऐसे बाबा भी हैं। तो इस आडंबर को ख़त्म करने के लिए अंधविश्वास आज भी है कि अगर सांप ने किसी इंसान को काट लिया है तो फलाने बाबा के पास चलो, या किसी बाबी के पास इसको रख दो, और उसके बाद सांप आके उसका जहर चूस लेगा। ये अंधविश्वास वगैरह थे। पुरोहित थे कि अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति भगवान से सीधे अपनी लाइन जोड़ना चाहता है, सीधे वो भगवान को एहसास करना चाहता है, जैसे कि भगवान बुद्ध वगैरह थे, तो पुरोहित, या मुस्लिम में बात करते हैं मौलवी लोग, या ईसाई वगैरह में पोप लोग हैं, ये लोग कहते थे नहीं, बिना मेरे तुम डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाओगे भगवान से, पहले हमारे पास आओ, हमें गुरु दक्षिणा दो, हम तुमको बताएंगे कैसे क्या करना है। उसके बाद कुछ कर्मकांड वगैरह। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा राजा राम के बारे में। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अभी मैंने राजा राम के बारे में एक चीज़ बताई है आपको कि राजा राम का जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में और मृत्यु पिस्टल में हुई थी। जन्म हुआ 1772 में, और कुछ याद किया आपको, 1772 में हुआ। और पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। ऐसी चीज़ें थोड़ा रिलेट करते रहा करो तो जल्दी याद भी होती है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय जो थे, इनको कुल 12 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? 12 भाषाओं के जानकार थे। आज के समय में तो AI आ गया है भाई, आप कुछ भी नहीं आता है, उसने फलाने ने बोला, आप AI पे जाइए, उसको पेस्ट कर दीजिए, तुरंत आपको अपनी भाषा में दे देगा। आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, उर्दू चाहिए, जिसमें चाहिए तुरंत आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। लेकिन पहले क्या था? पहले भाषाओं की जानकारी होती थी। तो राजा राम मोहन राय को 12 भाषाओं की जानकारी थी। अब राजा राम मोहन राय के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादातर इनके जो काम होंगे वो कोलकाता में होंगे। अगर आपको तुक्का मारना है तो याद रखिएगा, अगर राजा राम के बारे में कोई भी सभा या कुछ भी आता है तो आप कोलकाता लगा दीजिए कि कोलकाता में किया है। अब इन्होंने समर्थन किस चीज़ों का किया, विरोध किस चीज़ों का किया, पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो इन्होंने समर्थन किया है, पहले तो समर्थन पे बात करते हैं। तो एकेश्वरवाद पे बात किया। इन्होंने कहा जब सभी भगवान एक हैं तो हम अलग अलग मूर्ति पे क्यों पूजा करते हैं? हम लोग एक ही आकार का भगवान एक निर्धारित करेंगे और सब लोग एक ही एक ही ईश्वर पे हम लोग चर्चा करेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे। इस पर इन्होंने जोर डाला। स्त्रियों को सशक्तिकरण, भाई स्त्रियों को शक्ति दिलवाने का इन्होंने समर्थन दिया कि स्त्रियों पर शक्तियाँ होनी चाहिए। विधवाओं का विवाह होना चाहिए। ये नहीं कि भाई पहले ज़माने में क्या होता था, 14 साल का लड़का है और 10 या 11 साल की लड़की होती थी, शादी हो जाती थी। फिर पता चला कि लड़का किसी कारणवश 15 या 16 साल की आयु में अगर वो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वो जो लड़की होती थी वो अपने जीवन कैसे काटेगी? भाई हमारे समाज में तो विधवाओं को वैसे जगह दी नहीं जाती है। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि भाई विधवा जो होते हैं उनको विवाह कराना चाहिए। फिर उसके बाद अंतरजाति विवाह के लिए इन्होंने बोला कि जब तक हम लोग अंतरजाति विवाह नहीं करेंगे तब तक हम लोग विकास ही नहीं होंगे। फिर तो यही होता रहेगा, ये शूद्र है, ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं, तुम यहाँ ना आओ, तुम वहाँ ना आओ। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। अच्छा, अंग्रेजी शिक्षा किसके साथ बताइएगा जरा। अभी मैंने बताया था 1833 का चार्टर एक्ट, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, ठीक है। विरोध किसका किया? सती प्रथा का विरोध किया कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। किसके सहयोग से, किसके समर्थन से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समर्थन से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। बाल विवाह, अभी मैंने बताया बाल विवाह किस वजह से, कि भाई उसको समझ तो होती नहीं थी क्या करना है। बहुविवाह, मतलब वही जो अभी बताया कि बंगाल में एक राजा बहुत सारी शादियां कर लेता था, तो इस पर इन्होंने विरोध जताया। पर्दा प्रथा, अभी मैंने बताया आपको। जाति प्रथा, कि भाई जातिवादी नहीं कुछ, क्योंकि हम सब लोगों को एक साथ रहना है। अगर जिंदगी का मजा लेना है तो कोई जात नहीं, सब लोग एक समान है। छुआछूत, अच्छा संविधान की बात को रिलेट करो तुरंत। संविधान में छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में? अस्पृश्यता, आर्टिकल 17 में। छुआछूत के का विरोध इन्होंने किया। और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया कि भाई मूर्ति, भाई यही तो मेन इनका कारण था। इनके माता पिता को देश छोड़ के जाना पड़ा था, पूरी जगह छोड़ के जानी पड़ी थी, क्योंकि भाई ये मूर्तिवाद नास्तिक नहीं थे आस्तिक, लेकिन मूर्तिवाद नहीं मानते थे कि हम आस्तिक है तो उसमें मूर्ति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। तो ये मूर्ति
की पूजा की वजह से क्या हुआ, लोगों ने इनका बहिष्कार किया, इनके माता पिता का बहिष्कार किया कि भाई तुम्हारा लड़का तो ऐसी बातें करता है, ये चीज़ कहता है, तो तुम लोगों को हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है। अब देखिए, अब मैंने अभी बताया, अब क्या बात करते हैं, तो 1809 से लेकर 1814 तक, देखिए क्लास को अच्छे से देखिएगा क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, देख लीजिए जरा। ये देखिए क्वेश्चन है सारे, जब आप क्लास अच्छे से देखेंगे तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, सब लिखा होगा कब किस क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है। 1809 से लेकर 1814 तक, भाई जब ऐसा कुछ हो गया तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करना पड़ा कि भाई हम जब कोई समर्थन नहीं दे रहा है तो भाई हम उसमें काम करेंगे जाके। तो इन्होंने 1809 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम किया, लेकिन इनको ये चीज़, और 1809 में ही इन्होंने एक किताब लिखी, कौन सी, तूफात उल मुवाहिद्दीन, ये एकेश्वरवाद के ऊपर इन्होंने किताब लिखी जो कि फारसी भाषा में थी। कब लिखी थी, 1809 में, जैसे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट किया। अच्छा इनको एक बात लेकिन समझ में आई कि यार अगर हम ये चीज़ करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ तो हो ही नहीं पाएगी, मेरी बात तो यहीं पे दब जाएगी। तो इन्होंने 1814 तक काम किया, उसके 1815 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया और इस आत्मीय सभा की का गठन कर दिया। इन्होंने एक सभा बना दी, कौन सी, आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा किसने बनाई, राजा राम मोहन राय ने। कब, 1815 में। इसमें इन्होंने दार्शनिक विचारों की सभा रखी, यानी अपने अपने विचार, सब लोग बैठो आके और अपने अपने विचार रखो कि भाई, तो उसी समय अपने विचार रखते थे कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा क्यों होना चाहिए। 1817 में, इसके बाद 1815 के बाद 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। इनके दो सहयोगी भी थे, उसमें एक अंग्रेज सहयोगी था, कौन, डेविड हेयर, और दूसरे थे राधाकांत देव। 1817 में हिंदू कॉलेज। फिर 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस एक किताब लिखी, कौन सी, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किताब लिखी 1820 में। और इन्होंने उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया, उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। 1821 में, भाई 20 में इन्होंने क्या लिखा, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किताब लिखी। 21 में कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना की, 21 में कलकत्ता यूनिटेरियन। और 21 में ही संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में थी, साप्ताहिक अखबार था, इसकी स्थापना करते हैं। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है संवाद कौमुदी किसकी है, तो राजा राम मोहन राय की। किस भाषा में, बंगाली भाषा में। कैसा पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। कब आई थी, 1821 में। और एक साल बाद फिर 1822 में मिरात उल अखबार, जो कि फारसी भाषा में था, इसका इन्होंने विलोचन करता है। देखिए 1821 में जो संवाद कौमुदी था वो बंगाली भाषा में थी, 1822 में जो मिरात उल अखबार था ये फारसी भाषा में था। लेकिन 1823 में फिर क्या होता है कि एक 1823 में किसकी सरकार थी, जरा बताइएगा आप लोग। 1827 में एक लाइसेंस एक्ट आता है, जिसके तहत पहला जब्त अखबार, इसी को जब्त किया जाता है। कई बार डायरेक्ट पूछता है कि पहला जब्त अखबार किस लाइसेंस एक्ट के तहत किया गया था, तो 1823 के लाइसेंस एक्ट के तहत। कौन सा अखबार था, मिरातुल अखबार। आगे देखिए फिर क्या हुआ कि 1825 में, मैं थोड़ा कलर इसका चेंज करता हूँ, कलर इसका और क्या हो सकता है, कलर मैं इसका ये कलर लेता हूँ, ठीक है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं, वेदांत कॉलेज 1825 में। वहीं पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप सबको रटा भी होगा, ब्रह्म समाज। अभी मैंने आत्मीय सभा की बात की थी, ये देखिए आत्मीय सभा का गठन जो है इन्होंने किया था 1815 में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज 1828, कई बार डायरेक्ट एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है, तो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की। राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, सबको पता होगा, अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने इनको राजा को उपाधि दी। अच्छा क्यों भाई, कोई भी व्यक्ति उपाधि देता है तो किसी न किसी मतलब से दिया होगा उसने, जाहिर सी बात है। तो हुआ क्या कि जब एक एक्ट आता है जिसमें सबकी पेंशन रोक दी गई थी, अब कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत बताइए अगर आपने लास्ट क्लासें देखी हैं अच्छे से तो, कि कौन सा एक्ट था और किसने किया था। पेंशन इनकी रोक गई, तो भाई इन्होंने जो राजा राम राय हैं, ये फिर गए भाई ब्रिटिश, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया में काम कर चुके थे, तो इनसे अच्छी पड़ती थी, सबसे अच्छी बात भी होती थी। तो ये कि इन्होंने बात की और इनकी पेंशन चालू हो गई, तो जिसकी वजह से इन्होंने, अकबर जो दत्ती है, इन्होंने इनको राजा की उपाधि दे दी। फिर 1829 में सती प्रथा का अंत करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों के साथ इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। 1833 में मृत्यु इनकी हो जाती है और इनका जो समाधि स्थल है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, अभी मैंने आपको बताया था।
और 1833 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। तभी तो इन्होंने 1829 में सती प्रथा की अंत किया था। अब आगे देखते हैं, इनकी जो मृत्यु है इसके बाद भाई ब्रह्म समाज जब हो गई है तो ब्रह्म समाज का कोई ना कोई नेतृत्व तो करेगा। ये अभी मैंने आपको बताया कि ब्रह्म समाज जो 20 अगस्त 1828 को स्थापना हुई थी, कोई ना कोई नेतृत्व करेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि इसका जो नेतृत्व है देवेंद्र नाथ ठाकुर को देते हैं। भाई देवेंद्र टैगोर और देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो कई बार आपको टैगोर भी मिलेगा और कई बार आपको ठाकुर मिलेगा। तो ये आप देखते रहिएगा, दोनों कभी नहीं मिलेगा। अगर टैगोर लिखा है तो टैगोर सही होगा, ठाकुर लिखा है तो ठाकुर सही होगा। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर ने की। इसमें 3 सदस्य भी बनाए गए। पहले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरे बने केशव चंद्र सेन, तीसरे बने अरविंद कुमार दत्त। ये 3 इसके सदस्य थे। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। देवेंद्र नाथ ठाकुर की अगर थोड़ी बात कर लेते हैं तो इसमें इन्होंने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। कब? 1839 में। तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जिसका बाद में 1839 में नाम परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? तत्वबोधिनी सभा। आपने बहुत सुना होगा। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। इनकी पत्रिका भी इन्होंने लिखी इसके ऊपर। कौन सी? तत्वबोधिनी पत्रिका। ब्रह्म समाज की ये प्रमुख पत्रिका मानी जाती है। कौन सी? तत्वबोधिनी सभा। एक बार फिर से वापस आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। आत्मा सभा की राजा राम मोहन राय ने। फिर राजा राम मोहन राय जब 1833 में उनका देहावसान होता है, इंग्लैंड में उनका समाधि बनाया जाता है। उसके बाद कौन ब्रह्म समाज की हेड बनता है? देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर की इन्होंने एक स्थापना की थी। कौन सी? तत्वरंजनी सभा की। फिर जब ये बन गए भाई उसके हेड, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा, उसका नाम परिवर्तित कर देते हैं और ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका चालू कर देते हैं। अब देखो, ब्रह्म अनुबंध इन्होंने लिखा था। ब्रह्म उपासना की शुरुआत भी इन्होंने की कि ब्रह्म उपासना होना चाहिए। उसके बाद 1859 में केशव चंद्र सेन, इनका नाम याद रखिएगा, केसी सेन, शॉर्टकट में केसी सेन, केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया। भाई हुआ क्या 1859 में? फिर क्या हुआ भाई, एक उस समय पहले दशा होती थी ना, पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ वगैरह, पता है ना। तो इन्होंने क्या किया, फिर ये उम्र इनकी हो गई थी, अपना चलेगा वानप्रस्थ की ओर। कह रहे अब तुम एक काम करो कि अब हम तो जा रहे हैं। किसने? देवेंद्र ठाकुर ने। चलेगा, उन्होंने बोला कि केसी सेन अब तुम इसके आचार्य बनोगे। लेकिन केसी सेन क्या था, केसी सेन का भी जो झुकाव था वो ईसाई धर्म की तरफ ज़्यादा था। तो इसने क्या है कि इस सभा में ज़्यादातर ईसाइयों को फिर एंट्री कराना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से देवेंद्र नाथ ठाकुर को फिर से वापस आना पड़ा और केशव चंद्र सेन को यहाँ से बर्खास्त कर दिया, बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो ब्रह्म समाज को फिर 2 भागों में बट गया। पहला बना आदि ब्रह्म और दूसरा बना भारतीय ब्रह्म। आदि ब्रह्म 1866 में जिसके जो हेड बनाए गए वो बने देवेंद्र नाथ ठाकुर, और जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसके हेड बने केसी सेन। अच्छा, एक डक्कन एजुकेशन भी है, जिसका जो डक्कन एजुकेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जीके अगारकर, याद रखिएगा, गोविंद कृष्ण अगारकर, ठीक है, जीके अगारकर। 1800 कहीं जीजी अगारकर भी लिख देता है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाते हैं। कौन? केसी सेन लाते हैं। इन्होंने उस मैरिज एक्ट में क्या लिखता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है आपके इस क्वेश्चन लिस्ट में हो, ये जो क्वेश्चन लिस्ट आगे रखी है इसमें हो सकता है। जो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है, इसमें जो बताया इन्होंने कि फीमेल जो है वो 14 साल तक, 14 साल से कम आयु की नहीं होनी चाहिए, और जो मेल है वो 18 साल से कम की आयु की नहीं होनी चाहिए, तभी उसकी शादी होगी। और बहु विवाह के उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन हुआ क्या कि आपके बिहार के एक राजा को इनकी पुत्री अच्छी लग जाती है, और वो राजा की पुत्री से, यानी इनसे, इनकी पुत्री का हाथ मांगता है। तो ये अपनी पुत्री का शादी उनसे करा देते हैं। लेकिन जब शादी कराते हैं तो इनकी पुत्री की आयु थी 13 वर्ष। भाई वही चीज़ है कि आप गांव में बैठे हो और बोल दो कि भाई जो प्रधान है ये बहुत गलत करता है, पता चला आगे प्रधान हम बन गए, हम खुद पूरा पैसा अपने जब्त में कर ले रहे हैं। पता चलता है कि हम बैठ के भाषण दे रहे हैं कि दहेज बहुत गलत है, कल को हम कलेक्टर बन गए, हम खुद दहेज मांगते घूम रहे हैं। ये वही चीज़ है कि भाई साहब, आप जो अपने बनाए हुए नियम को आप ही नहीं फॉलो कर रहे हो तो लोग कैसे करेंगे। फिर 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? धरालू नायडू। 1867 में
महाराष्ट्र या मुंबई बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। अब प्रार्थना समाज के बारे में आगे देखेंगे। केसी नियोगी से जो नाराज लोग थे उन्होंने 1878 में एक स्थापना करते हैं किसकी, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की जो स्थापना तो हो जाती है, जिसमें 3 लोग मुख्यतः रहते हैं, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्त। अब हम लोग प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना मुंबई यानी महाराष्ट्र में होती है। जिसके संस्थापक कौन थे, 4 लोग संस्थापक बनाए जाते हैं, आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण गोखले भंडारकर जिनको आरजी भंडारकर भी बोला जाता है, महादेव गोविंद रनाडे जिनको एमजी रनाडे भी बोला जाता है, और इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला जाता है, और केसी सेन भी प्रार्थना समाज के हेड के रूप में उनका भी नाम आता है 4 लोगों में। अच्छा, सुकरात कौन था? देखिए सुकरात कौन था, सुकरात एक व्यक्ति था जो पूरा कठिन परिश्रम से अपना पैसा कमाता था, लेकिन इसके मन में क्यूरियोसिटी बहुत थी, क्वेश्चन पूछने की वो बहुत थी, लालसा बहुत थी। तो ये क्या करता था, जो खुद पूछे पैसे कमाता था फिर वो अच्छे लोगों को ढूंढता था और उन रुपयों से उनको बोलता था चलो आप चलते हैं कॉफ़ी पीने। फिर कॉफ़ी पीने जाता था और जितनी अपने अंदर क्यूरियोसिटी होती थी, क्वेश्चन होते थे, सारे उनसे पूछता था, सारी चीज़ें उनसे व्यक्त करता था और पूरा पैसा वहीं पर खर्च कर देता था। इसकी वाइफ वगैरह बोलती भी थी कई बार कि तुम ऐसा क्यों करते हो, लेकिन ये नहीं सुनता था, अपना पूरी जो मन की क्यूरियोसिटी थी वो पूरी क्लियर करता था। अब होता क्या है, जो इसके जो महादेव गोविंद रनाडे जो एमजी रनाडे हैं, इनके जो शिष्य वगैरह थे इनके अंदर भी यही चीज़ थी, तो ये भी अपना सब चीज़ें पूछते रहते थे, कोई कहीं भी कोई चीज़ आते थे पूछते रहते थे। जैसे इन्होंने एक उस समय एक जज थे, जज से इन्होंने पूछा कि आप कैसे जानते हो कि ये व्यक्ति हत्यारा है? तो उन्होंने कहा जो हत्या करता है वही हत्यारा है। तो कह रहे हैं ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर में एक सिपाही दूसरे सिपाही की हत्या कर देता है, गोली मार देता है, तो भी हत्यारा हुआ। तो इन्होंने फिर अपना परिभाषा चेंज की, कह रहे हैं कि ये नहीं है, परिभाषा दूसरी है कि जो शांति के समय में किसी की हत्या कर दे वो हत्यारा है, या शांति के समय में जो किसी व्यक्ति को मार दे वो हत्यारा है। तो कह रहा ठीक है। कह रहा मान लो कोई सर्जरी हो रही है, डॉक्टर तो एकदम शांत माहौल में होता है, शांति में होता है, और उस सर्जरी को करते करते मान लो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो मान लो वो तो फिर हत्यारा हो गया। कह रहे हैं ये भी नहीं है। तो कह रहे हैं दूसरी परिभाषा, कह रहे हैं तुम तो यार पागल आदमी हो, बार बार अपनी परिभाषा बदलते जा रहे हो। तो मान लो ऐसे ये व्यक्ति थे और ऐसे इन्होंने अपने लोगों को ट्रेन भी किया। अब गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु के नाम में इनका आता है कि जो एमजी रनाडे हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं? तो महात्मा गांधी के। याद है ना आपको, 1900 में, सन 1900 में राइज ऑफ मराठा पावर बुक भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, किसने? एमजी रनाडे ने। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लो। 72 में इनकी जन्म हुआ, 33 में ये एक्सपायर हो गए। उपनाम वगैरह इनके ये थे, समाज सुधार वगैरह ये सब इनका हुआ। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ से देखते जाओ, राजा राम मोहन 12 भाषाओं जानकार थे। 9 से 14 इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। 9 में एक किताब लिखी थी फारसी भाषा में, कौन सी? तूफात उल मुआविद्दीन। किस पे लिखी थी? एकेश्वर पे। 1815 में आत्मीय सभा का गठन। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1820 में प्रेसिडेंट ऑफ जीसस किताब लिखी। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना होती है। 21 में संवाद कौमुदी होता है जो बंगाल भाषा में था। 22 में जो मिरातुल अखबार आता है जो साप्ताहिक था, फारसी भाषा में था, इसको 1823 के एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। इन्होंने उपनिषद की बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया था। और क्या है, 1825 में वेदांत कॉलेज। 1828 में ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने की। 1829 में सती प्रथा की खत्म। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। 1833 के बाद राजा राम मोहन खत्म। उसके बाद आगे दूसरा काम होता है, दूसरा नाम स्टार्ट होता है देवेंद्र नाथ ठाकुर को। देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है तत्वबोधिनी सभा का इन्होंने नाम किया। 1839 में इन्होंने पत्रिका लिखी, तत्वबोधिनी पत्रिका, जो ब्रह्म समाज की प्रमुख मानी गई। इन्होंने 1859 में केशव चंद्र सेन को अपना नियुक्ति करके अपना चले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से वापस आना पड़ा था। इसके बाद जब आ गए वापस तो बाहर निकालने के बाद 1865 में क्या हुआ, 1859 में ये दे के गए थे, 1865 में वापस आए। इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। पहला हुआ आदि ब्रह्म समाज 1866 में, और तीसरा हुआ भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र ठाकुर और भारतीय ब्रह्म समाज केसी नियोगी। फिर उसके बाद दक्कन का पठारवा 1872 में नेटिव, 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना। 1867 में महाराष्ट्र में
प्रार्थना समाज केसी नियोगी से नाराज जो लोग थे उन्होंने अपना अलग साधारण ब्रह्म समाज अपना बना दिया। प्रार्थना समाज 1867 में मुंबई आता, जैसे संस्थापक 4 लोग थे, आत्माराम पंडुरंग, आरजी भंडारकर, एमजी रनाडे और केसी सेन। जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके राजनीतिक गुरु के रूप में एमजी रनाडे को माना जाता है। और इनकी एक किताब भी है जो 1900 में आई थी, सन 1900 में आई थी, और राइस ऑफ मराठा पावर। अब देखिए क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के उत्तरदायी हैं? आगरा कॉलेज नहीं की, हिंदू कॉलेज बिल्कुल इन्होंने की, बनारस नहीं, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, किस में आया है? आया है नेट में आया। अब देखिए राजा राम मोहन राय को 1829 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में किसने मदद की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अभी मैंने बताया था ना, उस समय भारत के का जो गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही है? वे उपनिषदों के प्रभावित थे, बिल्कुल सही है भाई। इन्फ्लुएंसर उपनिषद का जब जिसने पूरा भाषा बदल दी, जाहिर सी बात है भाई उपनिषद वगैरह उनको अच्छे से ज्ञान होगा। वे युक्तिवाद थे और एकेश्वर के समर्थक थे, एकेश्वर बिल्कुल समर्थक। वे नास्तिक थे, बिल्कुल नहीं, नास्तिक तो बिल्कुल नहीं थे। वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रियात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे, बिल्कुल ईसाई धर्म का जो उसके आलोचक थे। ए बी डी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। राजा राम मोहन राय ने, देखिए ये क्वेश्चन किस में आया है, एक बार देखिएगा, सीजीएल में आया है, ठीक है। और ये पूरी डेट लिखी है, आप गूगल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन फालतू के छापे हुए हैं। राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन ने ब्रह्मो सभा नामक एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? ब्रह्मो समाज। पहले ब्रह्म सभा थी, बाद में ब्रह्म समाज हो गई, ठीक है। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति एकेश्वरवाद को उपहार किस भाषा में लिखी थी? अभी मैंने बताया था एकेश्वरवाद किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में एक किताब लिखी थी एकेश्वरवाद के बारे में। वही आगे देखो, जब केशवचंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया था तब केसी चंद, ठीक है, ये केशवचंद्र ना केसी सेन है, ठीक है, की स्थापना की तो दोदावर पंडुरंग और उनके भाई आत्माराम पंडुरंग ने 1867 में की थी, जिसका उद्देश्य लोगों को एक भगवान का विश्वास करना, केवल एक भगवान की पूजा करना। भाई किसकी थी बताइए? ब्रह्म समाज की, ठीक है, ब्रह्म समाज। जब इन्होंने किया था ब्रह्म समाज की, भारतीय ब्रह्म समाज। कल के तारीख में हम ये सब पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज, सतशोधक, आर्य सब समाज से, ये सब करके क्लास पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, देखिए अब बताइए आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, अगर पढ़ा होगा तुरंत दिमाग में आ गया होगा। संवाद कौमुदी कब? देखिए एलिमिनेट भी किया करो, 1833 में एक्सपायर हो गए थे, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। 1817 या 1821। अब देखो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहे हैं कि 100% हम कह सकते हैं कि तुम लोग दिमाग से बिल्कुल उजड़ गया होगा। इन्होंने जो संवाद कॉमेडी 1821 याद करो, कलकत्ता यूटिस वगैरह 1819 में तो कुछ हुआ ही नहीं था इनके साथ, ठीक है। 1821 लेट करके किया करो और थोड़ा एक्टिव रहा करो। 1821। केशवचंद्र सेन निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? केशवचंद्र सेन किससे जुड़े थे? ब्रह्म समाज। भाई इससे थे नहीं, इससे थे नहीं, इससे थे नहीं, किससे जुड़ेंगे? ब्रह्म समाज से। में वेद समाज की स्थापना, वेद समाज मद्रास में, मद्रास में वेद समाज। ये क्वेश्चन अब तुम बोल सकते हो सर क्वेश्चन नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पर था। वेद समाज, ये देखिए वेद समाज 1864 में मद्रास में, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल डैम श्योर बोल सकते हैं कि मन में यही आया होगा, तो ये क्वेश्चन बताया नहीं है यार। मद्रास में। निम्नलिखित में से किसने आदि ब्रह्म समाज नामक संस्थान की स्थापना की? आदि ब्रह्म समाज किसने की? राजा राम मोहन सॉरी देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए मैंने बोला यहाँ पे देवेंद्र टैगोर उन्होंने दिया है, देवेंद्र टैगोर हो या देवेंद्र ठाकुर हो, दो में एक ही बोलेगा, वही आपका सही आंसर होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट 6/4/2022 को आया वो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों की एक सूची बनाई गई? किसने लिखा था भाई? देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? राजा राम मोहन राय किसको बोल के गए थे भाई?
राजा राम मोहन राय के बाद कौन आया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, ये है नीचे। फिर ये अपना केसी नहीं होगी, केसी को दिए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष करा होगा भाई? 1868 में। आगे देखो, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है? विधवा पुनर्विवाह आरजी भंडारकर, ठीक है, आरजी भंडारकर के रूप में याद रखना। आरजी भंडारकर ने ये काम किया था, मैंने ये चीज़ शायद उसमें नहीं बताई। महादेव गोविंद रनाडे मुख्य रूप से किससे जुड़े थे? तो महादेव एमजी रनाडे किससे जुड़े थे भाई? मुख्य रूप से साधारण ब्रह्म समाज से। भाई जब ब्रह्म समाज था तब तो ये आए नहीं थे, ये कब आए थे? जब साधारण ब्रह्म समाज अलग हो गया था। विधवा, वैसे ये क्वेश्चन है बहुत विवाद वाला, इसमें आंसर इसका कई जगह ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन इसका जो एग्जामिनर ने ऑप्शन मारा है सही वो ये मारा है। लेकिन विवाद वाला क्वेश्चन है, ये जो एक क्वेश्चन विवाद का आता है उसमें इसको बिल्कुल डाला जा सकता है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक, अभी मैंने बताया था आपको, आरजी भंडारकर, और इसमें शायद विधवा पुनर्विवाह संघ 1861, माफ़ी चाहेंगे, इसका आंसर है महादेव एमजी रनाडे। एक्सट्रीमली सॉरी। कृष्ण गोखले भंडारकर यानी आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे ने निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया था? महाराष्ट्र में क्या किया था भाई? यही किया था क्या? ब्रह्म समाज, और क्या करेंगे? आगे आओ। 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद, भाई यही गलत है, बाकी ठीक है, ये भी थे पूना में, ये आर्य में थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ये गलत है, ठीक है, बी वाला गलत है। किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन? पूना सार्वजनिक 1870 में, ये उसमें नहीं है, आप ऐसी नॉर्मल है, याद कर लीजिएगा। 2021 में टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया ये। निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन, मैंने बताया था डेक्कन एजुकेशन, याद करो, डेक्कन एजुकेशन कौन थे भैया? डेक्कन एजुकेशन, ये आपके लिए क्वेश्चन है। डेक्कन एजुकेशन मैंने आपको बता दे रहा हूँ, उससे 3rd पेज पे ऊपर मैंने क्वेश्चन में लिखा था डेक्कन एजुकेशन, और ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आपको बता दे रहे हैं, आंसर इसका ये है जी अगारकर, लेकिन बताया था कहीं पर जी के अगारकर भी है, गोविंद कृष्ण अगारकर, ठीक है, कहीं पर जी अगारकर लेके आ जाता है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।